गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो सब। आशा करता हूँ सब अपने घरों में स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। अब देखो, आज अपन एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और वो टॉपिक कौन सा है? मानव जनन या ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो आज अपन मानव जनन या ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अब बात करें अपन, तो जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन या मानव जनन है, ये अपने लिए हर एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। चाहे कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो 12th बोर्ड की एग्जाम हो, नीट की हो, चाहे जेट की हो या कोई भी एग्जाम, सब एग्जामों में ये जो पॉइंट है, ये जो टॉपिक है, यहां से 2, 3 या 4 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर को आपको अच्छे से पढ़ना है। साथ में आप एक तो नोटबुक और एक पेन लेकर बैठा करो, ठीक है। तो जैसे ही मैं ये पॉइंट बोलता हूं, उनको साथ साथ नोट डाउन करते रहना है, ठीक है। तो ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको अपन ध्यान से पढ़ना, ठीक है। और साथ के साथ इसको अपने नोटबुक में नोट डाउन भी करते रहना है, ठीक है। अब देखो, अपन स्टार्ट करते हैं इसको। तो मानव जनन है। इसके अंदर पहले ये देखो अपन क्या क्या पढ़ेंगे। मानव जनन में अपन क्या क्या पढ़ेंगे, तो देखो, मानव जनन में अपन पढ़ेंगे नर जनन तंत्र या मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या नर जनन तंत्र। इसके बाद पढ़ेंगे अपन मादा जनन तंत्र या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। इसके बाद पढ़ेंगे इसमें 8वां चैप्टर या मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल या 8वां चैप्टर। फिर पढ़ेंगे अपन एम्ब्रियोलॉजी, और एम्ब्रियोलॉजी में पढ़ेंगे अपन युग्मक जनन या गेमेटोजेनेसिस, ठीक है। युग्मक जनन में क्या पढ़ेंगे अपन? युग्मकों के बारे में पढ़ेंगे। अब युग्मक मानव में कौन कौन से होते हैं? तो नर में शुक्राणु और मादा में अंडाणु। तो युग्मक जनन में एक तो अपन शुक्राणु और अंडाणु के निर्माण की प्रक्रिया पढ़ेंगे कि शुक्राणु और अंडाणु का निर्माण कहाँ होता है, किस प्रकार होता है। इसके अलावा शुक्राणु और अंडाणु की अपन संरचना पढ़ेंगे, ठीक है। फिर जब युग्मकों का निर्माण हो जाता है तो युग्मकों का संलयन होता है, और युग्मकों के संलयन को क्या बोलते हैं? निषेचन। तो अपन निषेचन की प्रक्रिया पढ़ेंगे, और निषेचन के बाद क्या बढ़ता है? युग्मनज, जिससे किसका निर्माण होगा? भ्रूण का विकास। तो भ्रूण के विकास की प्रक्रिया को पढ़ेंगे, ठीक है। तो इन सब चीजों का अध्ययन अपन मानव जनन के अंतर्गत करेंगे। अब देखो, सबसे पहले अपन बात करते हैं नर जनन तंत्र या मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है या नर जनन तंत्र है, इसको अपन अलग 3-4 पार्टों में डिवाइड करके पढ़ेंगे। तो देखो, इस नर जनन तंत्र को अपन ने यहाँ पर 4 पार्टों में डिवाइड किया है। एक तो है प्राथमिक जनन अंग, प्राथमिक जनन अंग। तो ये आपके लिए एक अच्छा क्वेश्चन है कि नर में प्राथमिक जनन अंग क्या होते हैं? तो प्राथमिक जनन अंग वर्षण होते हैं, टेस्टिस या वर्षण। और मानव में वर्षण संख्या में कितने होंगे? 2, यानी 1 जोड़ी। तो प्राथमिक जनन में अपन क्या पढ़ेंगे? 1 जोड़ी वर्षण, ठीक है। इसके बाद आता है सहायक जनन अंग। तो सहायक जनन अंग के अंतर्गत अपन क्या क्या पढ़ेंगे? एक तो एपिडिडाइमिस या अधिवर्षण के बारे में पढ़ेंगे, शुक्रवाहिनियां और नर यूरिथ्रा या मूत्रमार्ग। ये किसके अंतर्गत रखा अपन ने इनको? सहायक जनन अंगों के अंतर्गत, ठीक है। तो सहायक जनन अंग में क्या क्या आएंगे? अधिवर्षण, शुक्रवाहिनियां और नर यूरिथ्रा या मूत्रमार्ग। इसके बाद अपन तीसरे पार्ट है इसका जनन ग्रंथियां। तो जनन ग्रंथियों में क्या क्या आएंगी? जनन ग्रंथियों में एक तो पढ़ेंगे अपन शुक्राशय, एक प्रोस्टेट ग्रंथि और
बल्बोयूरिथ्रल ग्रंथियां। अब देखो शुक्राशय एक जोड़ी होते हैं। शुक्राशय कितने होंगे? एक जोड़ी। एकल प्रोस्टेट ग्रंथि मतलब प्रोस्टेट ग्रंथि संख्या में कितनी होगी? एक। शुक्राशय जो ग्रंथि है, जनन ग्रंथि है, यह संख्या में कितनी? दो। प्रोस्टेट ग्रंथि संख्या में एक। और काउपर या बल्बोयूरिथ्रल ग्रंथि है, यह भी संख्या में कितनी होगी? दो, यानी एक जोड़ी। ठीक है। और एक आता है बाह्य जननांग। बाह्य जननांग में अपन पेनिस या सीसन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। तो ये मैंने एक चार्ट बना दिया है और चार्ट में जो नर जनन तंत्र में कौन कौन से भाग हैं वो सारे यहां पर लिख दिए। ठीक है। तो देख लेना इनको ध्यान से और साथ के साथ इनको कॉपी में लिखना है। एक मिनट देख लो इसको। ठीक है। अब अपन आगे बात करें। तो देखो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे प्राथमिक जनन अंग। तो अभी मैंने आपको बताया कि नर में प्राथमिक जनन अंग क्या होते हैं। तो नर में प्राथमिक जनन अंग क्या होते हैं? वर्षण। और मानव में वर्षण कितने होंगे? एक जोड़ी, यानी संख्या में कितने होंगे? दो। तो सबसे पहले अपन क्या पढ़ेंगे? टेस्टिस या वर्षण। अब मैंने आपको बताया टेस्टिस या वर्षण कितने होंगे? एक जोड़ी, पहली बात। आगे देखो, जो वर्षण है, इन वर्षणों की उत्पत्ति किससे होगी? तो वर्षणों की उत्पत्ति मीजोड्रम से होती है। वर्षणों की उत्पत्ति किससे होती है? मीजोड्रम से। ठीक है। इन जो वर्षण है, इन वर्षणों को अपन क्या बोलते हैं? प्राथमिक लैंगिक अंग। वर्षणों को क्या बोलते हैं? प्राथमिक लैंगिक अंग। अब देखो प्राथमिक लैंगिक अंग इसको क्यों कहते हैं या प्राथमिक जनन अंग क्यों कहते हैं? ठीक है। तो उसके दो कारण ध्यान रखना। पहला कारण तो क्या कि जो वर्षण है इसमें युग्मकों का निर्माण होता है। युग्मक क्या होंगे? शुक्राणु। तो वर्षण में किसका निर्माण होगा? शुक्राणु का निर्माण। पहली बात तो ये ध्यान रखनी है आपको। फिर दूसरी बात क्या ध्यान रखनी है? जो लैंगिक हार्मोन होते हैं, लैंगिक हार्मोन का स्राव कौन करते हैं? वर्षण। तो दूसरी बात ध्यान रखनी है, वर्षण लैंगिक हार्मोन का स्राव करते हैं। ठीक है। तो देखो वर्षणों को प्राथमिक लैंगिक अंग क्यों कहते हैं? क्यों कहेंगे? क्योंकि वर्षण युग्मकों का निर्माण करते हैं और लैंगिक हार्मोनों का स्राव करते हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? प्राथमिक लैंगिक अंग। ठीक है। अब आगे देखो, प्राथमिक लैंगिक अंग, इसके बाद आता है जो मानव के वर्षण है। मानव वर्षण ये कहां पाए जाते हैं? मानव वर्षण कहां पाए जाते हैं? तो ध्यान रखना बच्चों, मानव वर्षण उदर गुहा से बाहर है। उदर गुहा से बाहर वर्षण कोश या स्क्रोटम में पाए जाते हैं। ठीक है। वर्षण उदर गुहा से बाहर वर्षण कोश या स्क्रोटम में पाए जाते हैं। जब भ्रूण का विकास होता है,
तो भ्रूणीय विकास के दौरान वर्षण उदर गुहा के अंदर होते हैं। ठीक है, भ्रूणीय विकास के दौरान वर्षण कहां पाए जाते हैं? उदर गुहा के अंदर। ठीक है, लेकिन जन्म से पहले यानी लगभग 7वें महीने के अंत में, तो जन्म से पहले ये जो वर्षण होते हैं ये उदर गुहा से बाहर वर्षण कोश में आ जाते हैं। अब देखो, ये जो बाहर स्थित होते हैं, इनके बाहर स्थित होने का कारण क्या होता है? हमारे जो शरीर है, हमारे शरीर का तापमान कितना होगा? 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 37 डिग्री सेल्सियस पर जो शुक्राणु निर्माण है या शुक्राणु परिपक्वन है वो संभव नहीं है। ठीक है, तो उदर गुहा के बाहर इसलिए स्थित होते हैं क्योंकि उदर गुहा के बाहर जो वर्षण कोश है या स्क्रोटम है, उस स्क्रोटम का तापमान उदर गुहा के तापमान से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस से कम होता है, जो शुक्राणु निर्माण के लिए क्या है? आवश्यक है। ठीक है, तो देखो, जो मानव वर्षण है ये कहां मिलेंगे आपको? मानव वर्षण उदर गुहा से बाहर उदर गुहा से बाहर वर्षण कोश या स्क्रोटम वर्षण कोश में स्थित होते हैं। ठीक है, मानव वर्षण उदर गुहा से बाहर वर्षण कोश या स्क्रोटम में स्थित होते हैं। अब वर्षण के अंदर किसकी सहायता से ये जुड़े होते हैं? तो ध्यान रखना, ये जो वर्षण है ये उदर गुहा में वर्षण कोश में गुबर्नेकुलम या इसको बोलते हैं मेजोर्किया से जुड़े होते हैं। ठीक है बच्चों, वर्षण कोश में किसकी सहायता से जुड़े होते हैं? तो ध्यान रखना, वर्षण कोश में जो वर्षण है वो गुबर्नेकुलम या मेजोर्कियम नामक संरचना से जुड़े होते हैं। ठीक है, एक बार इनको सुन लो, इसके बाद में आपको डायग्राम से क्लियर करवा दूंगा। तो वर्षण कोश में वर्षण गुबर्नेकुलम या मेजोर्कियम से जुड़े होते हैं। ठीक है, अब देखो, भ्रूणीय अवस्था में वर्षण उदर गुहा में स्थित होते हैं। भ्रूणीय अवस्था में वर्षण कहां स्थित होते हैं? उदर गुहा में। ठीक है, और ये उदर गुहा से बाहर वर्षण कोश में कब आएंगे? तो ध्यान रखना, जन्म से पहले, बच्चे के जन्म से पहले, मतलब 7वें माह के अंत में। तो जन्म से पहले ये उदर गुहा से कहां आ जाते हैं? वर्षण कोश में आ जाते हैं। ठीक है बच्चों, यानी लगभग 7वें महीने के अंत में ये वर्षण उदर गुहा से वर्षण कोश या स्क्रोटम में आ जाते हैं। अब वर्षण कोश में किसकी सहायता से आते हैं? तो ध्यान रखना,
उदर गुहा से स्क्रोटम में या वर्षण कोश में इग्वाइनल केनाल, इग्वाइनल केनाल द्वारा आते हैं। ठीक है, अभी देखो मैंने आपको बताया है कि मैं डायग्राम से ये सब चीजें आपकी क्लियर कर दूंगा, लेकिन पहले एक बार इनको देख लो। तो जन्म से पहले 7वें माह के अंत में वर्षण उदर गुहा से बाहर वर्षण कोश में आ जाते हैं। किसकी सहायता से आएंगे? इग्वाइनल केनाल की सहायता से। ठीक है, तो उदर गुहा में, उदर गुहा से बाहर वर्षण कोश में किसके द्वारा आते हैं? ये इग्वाइनल केनाल के द्वारा। ठीक है, चीजें क्लियर है ये सब? देखो एक बार, मानव वर्षण उदर गुहा से बाहर वर्षण कोश में स्थित होते हैं। अब इसका कारण देखो, उदर गुहा से बाहर स्थित क्यों होते हैं? तो देखो, उदर गुहा है, इसका तापमान कितना होगा? 37 डिग्री सेल्सियस, यानी शरीर का तापमान कितना होगा? 37 डिग्री सेल्सियस। मतलब उदर गुहा का तापमान कितना है? 37 डिग्री सेल्सियस। और जो स्क्रोटम है या वर्षण कोश है, इसका तापमान इससे 2 से 3 डिग्री सेल्सियस क्या होता है? कम। वर्षण कोश का तापमान है शरीर के तापमान से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस से कम होता है, जो शुक्राणु निर्माण के लिए आवश्यक है। इस तापमान पर शुक्राणु का निर्माण या परिपक्वन संभव नहीं है, और इस तापमान पर शुक्राणु निर्माण और उनका परिपक्वन हो जाता है। इसलिए जो वर्षण है वो उदर गुहा से बाहर स्क्रोटम में पाए जाते हैं। तो ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्या कि वर्षण उदर गुहा से बाहर स्थित क्यों होते हैं, या वर्षण कोश में क्यों स्थित होते हैं? तो ध्यान रखना, स्क्रोटम या वर्षण कोश का तापमान उदर गुहा से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस से कम होता है, जो शुक्राणु निर्माण और परिपक्वन के लिए जरूरी होता है। ठीक है, अब देखो अपन इसको एक डायग्राम के द्वारा समझते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है ना? देखो, अब मैं एक डायग्राम पढ़ा रहा हूं और डायग्राम के द्वारा पढ़ इसकी संरचना को समझे। ठीक है, ये मैंने बनाया है वर्षण कोश, और ये बना दिया है यहां पर वर्षण। ठीक है, ये क्या बना दिया अपन ने यहां पर है? वर्षण, टेस्टिस। अब देखो, पहली बात, वर्षण कहां है? वर्षण कोश में। तो ये संरचना अपन ने किसकी बनाई है? स्क्रोटम या वर्षण कोश।
वर्षण कोश या स्क्रोटम। ठीक है, ये संरचना अपन ने किसकी बनाई है? ये है वर्षण। ठीक है, ये वर्षण कोश की भित्ति है, वर्षण कोश की भित्ति। इस भित्ति में एक तो क्या मिलेगी आपको? डार्टोस पेशी। वर्षण कोश की जो भित्ति है इसमें एक तो क्या मिलेगी आपको? डार्टोस पेशी। ठीक है, और एक क्या मिलेगा? एक मिलेगा इसमें स्पर्मेटिक फेसिया। वर्षण कोश की जो भित्ति है इसमें एक तो डार्टोस पेशी पाई जाती है और एक क्या पाया जाता है इसमें? स्पर्मेटिक फेसिया। अब देखो ये एक अपन ने बनाई है यहां पर तंतुनुमा संरचना, जो किसको जोड़ रही है? वर्षण को वर्षण कोश की भित्ति से। इसी को अपन क्या बोलते हैं? इसी को अपन गुबर्निकुलम कहते हैं, गुबर्निकुलम, या दूसरा नाम क्या बताया था इसका? मेजोर्कियम, गुबर्निकुलम या मेजोर्कियम। ठीक है, अब देखो ये मैंने एक संरचना बनाई है, ये यहां पर है उदरीय भित्ति। ये क्या है? उदरीय भित्ति। ठीक है, तो देखो वर्षण होते हैं, ये वर्षण उदर गुहा में या उदरीय भित्ति से किसकी सहायता से जुड़े होते हैं? तो ध्यान रखना, इस संरचना को अपन बोलते हैं स्पर्मेटिक कॉर्ड। इसको क्या बोलेंगे अपन? स्पर्मेटिक कॉर्ड। ठीक है, और ये जो अपन ने संरचना बनाई है इसको अपन क्या बोलेंगे? इग्वाइनल केनाल। इसको क्या बोलते हैं अपन? इग्वाइनल केनाल। ठीक है, ये जो वर्षण है इसके चारों ओर पेशियां पाई जाती हैं। वर्षण के चारों ओर क्या पाई जाती है? पेशियां। ठीक है, इन पेशियों को अपन क्रीमेस्टर पेशियां कहते हैं। क्या बोलेंगे इसको? क्रीमेस्टर पेशियां। ठीक है, तो देखो ध्यान से देखना इसको। ये है वर्षण कोश, ये बाहरी जो संरचना है इसको क्या बोलते हैं? वर्षण कोश। तो जो वर्षण है कहां स्थित होते हैं? वर्षण कोश में स्थित होते हैं। उदर गुहा में भ्रूण अवस्था में पाए जाते हैं। उसके बाद जन्म से पहले यानी 7वें महीने के अंत में ये कहां जाते हैं? वर्षण कोश में आ जाते हैं। ठीक है, तो ये वर्षण बनाया अपन ने, कहां स्थित है ये? वर्षण कोश में। ठीक है, अब देखो ये जो वर्षण है ये इस वर्षण कोश के अंदर भित्ति या दीवार से चिपका हुआ नहीं होता है। ठीक है, ये जो वर्षण है इस वर्षण कोश में भित्ति या दीवार से चिपका हुआ नहीं होता है, बल्कि फ्लोटिंग यानी तैरता हुआ दिखाई देता है, बीच में स्थित होता है। तो इसको ऊपर उठाकर रखने का काम कौन करेगी? क्रीमेस्टर पेशियां। यानी जो वर्षण है इसके चारों ओर क्या पाई जाती है? क्रीमेस्टर पेशियां पाई जाती है। और ये क्रीमेस्टर पेशियां
इस वर्षण को ऊपर उठाकर रखने का काम करती है। ठीक है, तो वर्षण कोश की भित्तियां दीवार से चिपका हुआ नहीं होता है। अब देखो, ये वर्षण है और ये वर्षण कोश है, तो वर्षण और वर्षण कोश के बीच इनको दोनों को जो जोड़ने का काम है वो कौन करता है? गुब्बर्निकुलम या मेसोरकियम। ठीक है, तो गुब्बर्निकुलम या मेसोरकियम वर्षण को वर्षण कोश से जोड़ता है। ठीक है, अब इसके बाद देखो, मैंने बताया ये जो वर्षण कोश की दीवार या भित्ति है, इसमें एक तो क्या मिलेंगे? डार्टोस्पेसिया, और एक क्या पाए जाते हैं? स्पर्मेटिक फेसिया। ये जो स्पर्मेटिक फेसिया है ये प्रोटीन के रेशे होते हैं। क्या होते हैं? ये प्रोटीन के रेशे होते हैं। ठीक है, अब देखो, ये जो डार्टोस्पेसी है, ये डार्टोस्पेसी क्या काम करेगी? तो ध्यान रखना, डार्टोस्पेसी का मुख्य कार्य होता है इस वर्षण कोश के तापमान को स्थिर बनाए रखना। ठीक है, तो वर्षण कोश के तापमान को नियंत्रित करने का काम कौन करती है? डार्टोस्पेसिया। ठीक है, तो डार्टोस्पेसिया का कार्य क्या हो जाएगा? वर्षण कोश के ताप को नियंत्रित करना। ये स्पर्मेटिक कोड क्या करता है? वर्षण को उदरीय भित्ति से जोड़ने रखने का काम करता है। स्पर्मेटिक कोड क्या करेगा? स्पर्मेटिक कोड वर्षण को उदरीय भित्ति से जोड़ता है। ठीक है, एक चीज और है, इग्वाइनल केनाल। मैंने आपको बताया था कि भ्रूणीय अवस्था में वर्षण उदर गुहा में स्थित होते हैं और जन्म से पहले 7वें महीने के अंत में ये उदर गुहा से बाहर वर्षण कोश में आ जाते हैं। किसके द्वारा आते हैं? इस इग्वाइनल केनाल के द्वारा। ठीक है, इग्वाइनल केनाल के द्वारा वर्षण उदरीय गुहा से वर्षण कोश में आते हैं। ठीक है, ये अपन ने वर्षण की बाह्य या सामान्य संरचना पढ़ी है। ठीक है, आशा करता हूं अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक है, तो ये डायग्राम है, ये वैसे अपनी बुक वगैरह किसी में नहीं मिलता है, ये केवल आपको मैंने यहाँ पर समझाने की दृष्टि से बनाया है। ठीक है, तो वर्षण की अपन ने सामान्य संरचना पढ़ी है। एक चीज और बता देता हूं, कई बार क्या होता है भाई, वर्षण भ्रूणीय अवस्था में कहाँ होते हैं? उदर गुहा में, और जन्म से पहले कहाँ जाते हैं? वर्षण कोश में। तो कई बार क्या होता है कि ये जो वर्षण है ये उदर गुहा से बाहर नहीं आते हैं, यानी जन्म के बाद भी ये उदर गुहा के अंदर ही रहते हैं। ठीक है, तो जब वर्षण उदर गुहा में नहीं आते हैं और उदर गुहा के अंदर ही रह जाते हैं, तो इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं अपन? क्रिप्टो ऑर्किडिज्म। क्या बोलेंगे? क्रिप्टो ऑर्किडिज्म, या हिंदी में बोलते हैं इसको गोपिक वर्षणता। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखना। यह अपन ने आज वर्षण की बाह्य संरचना पढ़ी है। अगली क्लास में अपन इसकी आंतरिक संरचना पढ़ेंगे। धन्यवाद।